हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार एक बार फिर से अपने चैनल इंग्लिश बाय मंतोष सर पर सबका स्वागत करते हैं। और हम लोग इसमें केस के बारे में भी देख रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा यूजेज ऑफ सब्जेक्टिव केस। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना है, क्योंकि हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, लिंक है ना। तो हम सब्जेक्टिव केस को देखें, ऑब्जेक्टिव केस को देखें, और उसके बाद हमने सब्जेक्टिव का यूजेज देखा कि कहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो आज हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ होता है और कैसे करते हैं। बहुत सारे इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में एरर्स भी आते हैं, है ना। तो ये बेसिक बातें हैं, इसको जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं जानेंगे तो शायद इसके बिना इंग्लिश अधूरा है ना। कोई भी चीज का फॉर्मेशन होता है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से ही होता है, तो इसके बारे में जानना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले सब्जेक्टिव केस को देखा था, आज हम यूजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे। क्या कहना है, हमने कहा यूजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। हमने सब्जेक्टिव केस को जाना, अब ऑब्जेक्टिव केस को जानेंगे। चलिए, हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले इस बात को फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि जब नाउन या प्रोनाउन का यूज एज एन ऑब्जेक्ट किया जाता है किसी भी वाक्य में, सेंटेंस में, तब उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। बात आ रही है समझ में। और सब्जेक्टिव केस क्या था कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट कर देते हैं तो उसे हम सब्जेक्टिव केस कहे थे। क्लियर। तो चलो ये बातों को फिर से हमने देख लिया। तो पहला लिखना है, फर्स्ट मेरा क्या है कि यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस में कि ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर। हमने कहां से स्टार्ट किया भाई, आफ्टर लेट। किसके बाद, लेट के बाद। समझिएगा, हमने कहा कि लेट के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल समझना है, आपने कभी पढ़ा होगा लेट हर, आगे कहा सिंग अ सॉन्ग, या एक आपके साथ हमने शेयर किया लेट शी सिंग अ सॉन्ग। बात को दोनों को थोड़ा समझिएगा। दो यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, ध्यान दीजिए। हमने कहा कि लेट दिखा, लेट के बाद ये जो हर है ना आपका, शायद ऑब्जेक्टिव केस है, आपको पता है। ये सी किस केस में भैया, क्या बात है, कहो कि सर ये तो सब्जेक्टिव केस में है। चलिए आप सही बोले, ये सब्जेक्टिव केस में है। तो हमने क्या कहा कि लेट के बाद सब्जेक्टिव केस आते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल सा आप बता सकते हैं, तो आप कहिएगा कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। एक चीज और आपने कभी गौर किया होगा, कभी भी हम पढ़ते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, या लेट आई गो। सोचिएगा, लेट मी गो कि लेट आई गो, तो कहोगे वही चीज यहाँ पे भी है कि मी है ऑब्जेक्ट आपका, आई है सब्जेक्ट। तो कभी भी लेट मी गो होता है, लेट आई को आप नहीं बोलते हो। डेट मीन्स आपका लेट मी गो सही होगा, लेट आई गलत है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। एक एक बात को एकदम बेसिक है, आराम से समझ लेना है ना। फिर तो हम आगे की कहानी बढ़ाएंगे। तो लेट हर कहना सही होगा। क्या कहना सही होगा मेरे भाई, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। कभी भी लेट शी सिंग अ सॉन्ग गलत होता है। एक कंसेप्ट और यहाँ पे आएगा आपका निकल कर कि लेट के बाद आने वाला जो वर्ब होता है, ये जो सिंग दिख रहा है आपको, या लेट के बाद आपको गो दिखा होगा, ये जो भी वर्ब होगा ये अपने फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, है ना, V1 के फॉर्म में होते हैं। क्लियर है। कभी भी यहाँ पे लेट हर सिंग, है ना, या लेट हर टू सिंग नहीं बोलना है, लेट मी टू गो नहीं होगा, लेट मी गो होगा। इसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। ये हम डिटेल में वर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे। बात समझ में आया। तो लेट के बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में होते हैं। क्लियर है जी। चलो, तो ये वाला कंसेप्ट निकल गया। अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में पूछ देता है आपसे कि लेट, ध्यान देना कि लेट, हमने कहा भाई कि रोहन एंड आई कम इन
द क्लास। चलो यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ हमने लिखने की कोशिश की भाई, नो एरर। यहाँ से यहाँ तक की कहानी को हमने कह दिया ए, इसको आपने कह दिया बी, और इस पार्ट को हमने कहा सी, और आगे की बात है मेरा डी। चलो एक एरर हमने तैयार कर लिया, ध्यान से समझिएगा और बताना है कि ये 4 पार्ट में किसी पार्ट में एरर नजर आ रहे हैं क्या? अगर एरर नजर आ रहे हैं तो कौन सा पार्ट में होगा, और जिस पार्ट में एरर होगा, मान लो कि ए में है तो आंसर ए होगा, बी में है तो बी होगा, सी में है तो सी होगा। अगर एरर नहीं नजर आ रहा है तो आंसर शुड बी डी, तो आपका आंसर डी होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब चलो, अब बताना आपको ये है, जो दिखेगा जिसमें एरर वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो आपने सही बोला कि सर नजर तो हमें आ गया कि रोहन नाउन है, और नाउन का यूज ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों रूप में होता है। तो इसमें हमें कुछ नहीं कहोगे सर ना रोहन ना ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट है, तो भैया रोहन को काट कर छोटका रोहन लिखे? नहीं बेटा, छोटा भीम होता है, छोटा रोहन नहीं होता। ये तो अपने आप में रोहन ही रहेगा। चलो ठीक है, ये आई जो लिखा हुआ है ये सब्जेक्टिव केस में है, तो इस आई को हटाकर मेरे भाई क्या कर दोगे? अरे बोलो ना, मी कर देंगे। बात आया समझ में? तो ये आई गलत है, आपका क्या होना चाहिए था, मी। क्लियर है जी? चलो अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको बेहतर तरीका से। आफ्टर हमने क्या कहा चला, आफ्टर प्रीपोजिशन, किसके बाद मेरे भाई? प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो केस होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। इससे बहुत सारे एरर्स आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। प्रीपोजिशन के इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ना, बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। तो ये क्या होता है, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव के साथ आते हैं, तो ध्यान रखना है कभी भी, है ना। ये सिंटेक्स में आपको काम आने वाला है। अब जब पीकी वारिस बनाते हो वहां पे बहुत ज्यादा काम आता है। कैसे, थोड़ा सा हम ना आपको मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, अगर मैं आपसे कह दूं कि माई ब्रदर, क्या कहा भाई, माई ब्रदर, हमने कह दिया डिपेंड्स ऑन, हमने कहा आई, या मुझे कहना होगा माई ब्रदर डिपेंड्स ऑन मी। चलो आप सोचो और बताओ मुझे क्या होना चाहिए। तो एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो ऑन दिख रहा है ना, ये आपका प्रीपोजिशन है कि नहीं? तो चलिए बहुत अच्छा, ये ऑन आपका प्रीपोजिशन हुआ। ये आई क्या होगा मेरे भाई, सब्जेक्ट, तो ये मी क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो बताइए, अभी अभी हमने क्या कहा कि इसके बाद मतलब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ आता है, तो आई कहना सही कि मी कहना सही? तो आप कहोगे कि बिल्कुल ये मी सही होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, एक आपके एग्जाम में एरर पूछा गया था इससे रिलेटेड। कहा क्या था कि देयर, ध्यान दीजिएगा, देयर इज हमने कह दिया कन्फ्लिक्ट बिटवीन, क्या कहा जी, बिटवीन यू एंड आई। आगे लिख दिया था भैया नो एरर। अब चलो थोड़ा सा बात को समझो, बताइएगा। देयर इज, यहां से यहां तक की कहानी को हम ए मान लेते हैं, इसको भाई मेरे बी मान लिया, यहां से इसको सी और इसको कर दिया लो डी। अब बताओ एरर कहीं दिखा आपको? बिल्कुल नजर आया होगा। कहो कि बिटवीन अपने आप में क्या होता है जी, प्रीपोजिशन, और बिटवीन के बाद यू तो ठीक लिखा हुआ है, यू अपने आप में ऑब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको आपको ऑब्जेक्ट मानकर चलना है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे जो आपने आई लिख रखा है ये गलत है। इस आई के जगह पे क्या करना होगा भाई, मी करना होगा। बातें आई समझ में कि नहीं आई? तो याद रखना था कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। इसे बहुत सारे एग्जाम में और तरह से एरर दे दिया जाता है, जैसे हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे। चलिए, ये इतना बातें समझ में आ गया होगा, हम इसको साफ कर देते हैं। थोड़ा देखिएगा आगे की बात।
देखिए थोड़ा सा इससे क्या होता है कि आगे अगर एडवांस करेंगे तो इस तरह से कुछ आपके साथ एग्जाम्पल लिया जाता है। जैसे मान लो कि मैंने कह दिया भाई मेरे कि द वाटर, ध्यान दीजिएगा बहुत सारा इससे एग्जाम में रिलेटेड आता है क्वेश्चन, कि द वाटर ऑफ, हमने कह दिया दीज रिवर्स, है ना, आगे की बात मुझे कहना है इज या आर, आगे कह दिया नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। चलो ध्यान दो और इस बात को समझिएगा किस तरह से एरर इससे बना देगा आपके एग्जाम में। तो देखो, तो आपने अभी अभी कहा कि सर ये वाटर तो आपका नाउन है, इतना सबको पता है कि नहीं भाई। चलो ए ऑफ क्या हुआ जी, प्रीपोजिशन हुआ। क्या हुआ भाई, प्रीपोजिशन। तो अभी अभी मैंने क्या सिखाया आपको कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी केस आता है ना वो आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्लियर है, मतलब आपका ए नाउन है ना, ए आपका नाउन है और ए आपका काम करेगा सब्जेक्ट का। प्रीपोजिशन आया, इसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस, ये रिवर्स आपका काम करेगा ऑब्जेक्ट का। तो आगे आपके साथ हमने दो वर्ब्स ऑप्शन में दे रखे हैं कि अब ईज होगा क्या होगा, तो यही बात वहां पे समझाना है हमें। ऐसे सिंटेक्स में आपको पढ़ाएंगे आगे। तो रिवर्स को अगर आप देखोगे कि दीज रिवर्स है, तो रिवर्स तो प्लुरल है, तो प्लुरल है तो आने वाला भाव तो आर होना चाहिए था। चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए था। लेकिन एक बात समझिए, हमने क्या कहा कि ये रिवर्स प्रीपोजिशन के बाद आए हैं मेरे भाई, ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। किसका करेगा, ऑब्जेक्ट का। और कभी भी पूरे इंग्लिश में एक चीज आपको जरूर पता होगा, क्या पता था कि कभी भी वर्ब जो डिसाइड होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, न कि ऑब्जेक्ट होता है। हाँ कि ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट से हमें लेना देना नहीं होता। तो ए भैया जब ऑब्जेक्ट बन गया है तो क्या दिस रिवर्स के साथ हम वर्ब को तय करेंगे, नहीं करेंगे। तो आपका सब्जेक्ट कौन हुआ, वाटर, और वाटर के अनुसार सिंगुलर हमें वर्ब देना होगा इज। आ गया, क्लियर हो गया, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये चीजें हैं कि प्रीपोजिशन का यूज आगे चल के बहुत होने वाला है। तो ये बात अगर याद रहेगा कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ आता है तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। क्लियर है जी, फिर बाकी तो रूल देखेंगे। चलो, ये था आपका प्रीपोजिशन। इसके बाद हमने थर्ड पॉइंट ले लिया कि आफ्टर, हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर, है ना, किसके बाद लगाना है, तो आफ्टर मेन वर्ब। किसके बाद चला, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के बाद भी भाई मेरे क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। कहो कैसे, फॉर एग्जांपल थोड़ा मिलना आराम से। आपने कभी कहा होगा या आपसे कोई कहा कि माई मदर, क्या कहा मेरे भाई, माई मदर लव्स मी वेरी मच, या मुझे कहना है माई मदर लव्स आई वेरी मच। चलो जी भाई, दो बातें यहाँ पे है, माई मदर लव्स मी, है ना, या माई मदर लव्स आई। ये पहले तो बताओ कि ये जो लव्स लिखा हुआ है क्या मेन वर्ब है जी, बहुत अच्छे। कहो सर ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद ये जो मी आपने लिख दिया ये कौन सा केस में लिख दिया जी, ऑब्जेक्टिव, और ये आई कौन सा केस, सब्जेक्टिव। तो बोलो आप ही, कभी लव्स आई होगा हम मेन वर्ब के बाद क्या बोले, सब्जेक्टिव केस, नहीं ऑब्जेक्टिव केस। तो ये मी सही है, आई कहना क्या है, गलत है। क्लियर हुआ। तो मेन वर्ब के बाद कभी भी कोई कहता है कि सी हेट्स आई, की सी हेट्स मी, सी हेट्स मी, बात समझ में आ रहा है, या आई हेट यू, कि आई, चलो यू में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आई हेट हर या आई हेट शी। तो कभी बोलेंगे आई हेट हर, क्योंकि हेट मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। फॉर एग्जांपल एक और लेना चाहेंगे, हमने कहा कि हर मदर, क्या कहा भाई, हर मदर इनवाइटेड
हमने कह दिया रोहन एंड हमने कह दिया आई टू डिनर। चलो एक आगे हम एरर लिख देना चाहेंगे। इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलो भाई यहाँ तक ए पार्ट मैंने किया, इसको बी पार्ट किया, इसको सी, और ये रहा आपका डी। अब चलो ध्यान से देखो और मुझे बता दो कि क्या एरर है। तो बिल्कुल नजर आया होगा। कहो कि यहाँ इनवाइटेड आपका कैसा वर्ब है जी? मेन वर्ब है। तो आगे जैसे ही मेन वर्ब के बाद बात करोगे तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव केस, और नाउन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मानना होगा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आई कौन सा केस हुआ भाई? सब्जेक्टिव। तो इस आई को हटाकर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मी। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा कि ये थे आपके यूजर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब इसके बाद हमने दो केस को पढ़ लिया पूरा, सब्जेक्टिव को और ऑब्जेक्टिव को। ये बाकी चीजें हम लोग टेंस में पढ़ते हैं कि कैसे यूज करना है, उसके अनुसार कैसा वर्ब लिखेंगे, और सिंटेक्स में देखना होता है। अभी हम केस को देख रहे हैं। मेन जो हम केस के बारे में पढ़ते हैं वो पजेसिव केस के बारे में पढ़ते हैं। किस केस के बारे में? पजेसिव। तो एक हमने सब्जेक्टिव देखा, एक ऑब्जेक्टिव देखा। आज थोड़ा सा अभी ही हम आपको सुनाना चाहेंगे वोकेटिव केस को। किसको भाई? वोकेटिव केस को। सिर्फ इसके बारे में जान लेना है, इसका कोई खास यूज नहीं होता है इंग्लिश में। ये 3rd नंबर पे है, और फिर अगले वीडियो से हम लोग पजेसिव को पढ़ेंगे। तो ये वोकेटिव केस क्या होता है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये वोकेटिव केस क्या होता है भाई। तो याद रखना कि इसको हिंदी में आप कहते हो संबोधन कारक। क्या कहते हो? संबोधन कारक। संबोधन का मतलब क्या होता है? किसी को जैसे देखना, कोई अगर नया नया शादी होकर आता है तो जो मैडम रहती हैं, देखना शादी तो नए नए होता है, चला एक ही बात समझ में आ रहा होगा। तो बात होता है कि जब शादी होकर आता है ना, तो जो आपकी मैडम होगी तो आपको क्या कहकर बुलाती है? सोचना, क्या आपका नाम रामू है तो कहेंगे रामू इधर आओ। क्या बोलेगी? ना, बोलेगी अजी, सुन रहे हैं, अजी, अहो। ये सब जो भी बात होता है आपको अजी से संबोधित किया जाता है। बात समझ में आया? तो वही संबोधन है। हम लोग गांव में जो दोस्त होते हैं उसको अरे बोलते हैं। अरे चलेगा? ये अरे क्या है? एक संबोधन कारक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब बातें हम लोग वोकेटिव केस में जानते हैं, और इसका यूज नहीं पढ़ा जाता है ग्रामर में। तो हम सिर्फ कहना ये चाहेंगे कि वोकेटिव केस क्या होता है। तो याद रखना है कि जब व्हेन, है ना, नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस। एड्रेस का मतलब क्या होता है भाई? एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना। कि व्हेन नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस समवन, जब नाउन का यूज किसी को संबोधित करने में कर देते हैं, है ना, तब उसे हम वोकेटिव केस में होना समझेंगे। ठीक है, जब नाउन का यूज संबोधन करने में, जैसे मान लीजिए कोई बंदा खेल रहा है, हम लोग बोलते हैं छोटू। अगर मान लो कि हमें नाम नहीं पता है तो क्या बोलते हैं? छोटू इधर आओ बाबू। अब उस लड़के को हमने छोटू नाम से क्या किया? संबोधित किया। अगर मान लीजिए कि आपका नाम रोहन है, मोहन है, श्याम है, तो आपके घर में मोहन से आपको क्या किया जाता है? अरे बोलो ना, संबोधित किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? यही चीज क्या होता है? संबोधन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि हमने कहा कि मुकेश, क्या कह दिया? मुकेश कम हियर, यहां आओ। हम उस लड़के को मुकेश नाम से क्या किए हैं जी? संबोधित किए हैं। समझ में आ गया? तो ये संबोधन कारक है, इसका यूज हम लोग ग्रामर में नहीं करते हैं। आपको मेन जो देखना है वो पजेसिव को जानना है, उसी से सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि इतना बातें आज आपको समझ में आ गया होगा। हर एक चीज को आपको पढ़ाया जाएगा, और चीज हम बार बार बोलते हैं कि कंप्लीट पढ़ाएंगे। अगर नाउन पढ़ा रहे हैं या केस पढ़ा रहे हैं तो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। क्लियर है ना? तो हम बार एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। देखो ये बोलते हैं तो खराब लगता है मुझे भी, ठीक है, ये आपको भी इतना फर्ज है कि हाँ सर मेहनत करें हमारे लिए, तो कुछ तो हेल्प करना चाहिए, है ना।
कम से कम एक लाइक भी तो कर देना, एक कमेंट कर देना। क्लियर है? चलो, अगर अच्छा ज्यादा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई।